हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज हम आपको इस शो में दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले खबरों का मेन्यू देखते हैं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ औरंगजेब विवाद यूपी की सियासत में उबलने लगा है। सीएम योगी ने सदन में आज अबू आजमी और समाजवादी पार्टी को खरी खोटी सुनाई, तो मोर्चा खुद अखिलेश यादव ने संभाल लिया। औरंगजेब वाली पॉलिटिक्स का पोस्टमार्टम आज करने वाले हैं। औरंगजेब पर जब भी विवाद शुरू होता है तो इसकी चर्चा पूरे देश में होती है। मामला बिहार भी जा पहुंचा है। आज जनहित में हमने एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर देश में आज भी कितने औरंगजेब जिंदा हैं। बिहार की सियासी लड़ाई में आज एक नया फ्रंट खुला है। तेजस्वी की सीएम दावेदारी पर कांग्रेस ने वीटो लगा दिया है। साझा नेतृत्व का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से दोनों दलों में खटास के संकेत भी मिलने लगे हैं। पूरी खबर किस तरह से आई है सामने रखेंगे आपके सामने। उधर जनहित स्पेशल में मेकिंग ऑफ लालू की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। कल सदन में नीतीश कुमार ने लालू को बनाने का दावा किया। आज तेजस्वी ने नीतीश के दावे को नकार दिया। हमने इतिहास के पन्नों को पलटा है और जानने की कोशिश की है कि नीतीश के दावे में क्या वाकई में दम है। और केदारनाथ धाम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक रोपवे का निर्माण होगा, मतलब पैदल चलने का झंझट खत्म। पूरी कहानी रखेंगे थोड़ी देर में आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जनहित। और सबसे पहले बात औरंगजेब की। औरंगजेब एक आक्रांता था, विध्वंसक, अत्याचारी था, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। बावजूद इसके औरंगजेब को मसीहा बताया जा रहा है। करीब 5 साल पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से की थी। आज औरंगजेब के मुद्दे पर योगी और अखिलेश एक बार फिर से आमने सामने हो गए। मसला मुंबई में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के उस बयान का है जिसमें उन्होंने औरंगजेब का महिमा मंडन किया। औरंगजेब पर महाराष्ट्र का ये कलेश कैसे यूपी में बन गया है, योगी वर्सेस अखिलेश, आज जनहित की यही है कवर स्टोरी। उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में देरी नहीं करता। ये उनका अहंकार बोल रहा है। वो किसी को भी ठीक करने का ठेका ले लेते हैं। पता नहीं कब वक्त बदले और कब कौन किसको ठीक कर दे। शासक का अपना कोई धर्म नहीं, शासक होना स्वयं धर्म। नेगेटिव्स भी होते हैं, पॉजिटिव्स भी होते हैं। नेगेटिव की चर्चा क्यों करें, पॉजिटिव लें और आगे बढ़ें। को समझना चाहिए, ये अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए, विश्वास बढ़ाना चाहिए और गंभीर बातें करनी चाहिए। औरंगजेब का मुद्दा मुंबई से निकलकर 1550 किलोमीटर दूर लखनऊ पहुंच चुका है। औरंगजेब के जिन्न को जिन अबू आजमी ने महाराष्ट्र में जिंदा किया, वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। लिहाजा यूपी विधान परिषद में अबू आजमी और औरंगजेब के बहाने सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के चाल और चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? सीएम योगी ने औरंगजेब की एंट्री यूपी में कराई तो मोर्चा संभालने खुद अखिलेश यादव सामने आ गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। यही नहीं, अबू आजमी के पास उन्होंने अपने दूत के तौर पर भाई धर्मेंद्र यादव को भेजा। धर्मेंद्र मुंबई में सीधे अबू आजमी के दफ्तर पहुंचे, मीडिया से कोई बात नहीं की। हालांकि जुबानी जवाब यूपी से दिए जा रहे हैं। तो उपचार अपने यूपी अपने गरीबों को उपचार कर नहीं पा रहा। अभी अस्पतालों में उपचार लोगों को हो नहीं रहा। ऐसे में किस बीमारी का कैसे उपचार करेंगे? हम चाहते हैं मुख्यमंत्री थोड़ा उसको स्पष्ट कर दे तो बेहतर होगा। ये उनका अहंकार बोल रहा है। वो किसी को भी ठीक करने का ठेका ले लेते हैं। पता नहीं कब वक्त बदले और कब कौन किसको ठीक कर दे। समाजवादी पार्टी समय बदलने का दावा कर रही है, लेकिन इन दावों को हकीकत में बदलने के लिए 2027 का रण जीतना होगा। अबू आजमी के पक्ष में खड़ा होना इसी रणनीति का हिस्सा है। दिल्ली हो या फिर मुंबई, यहाँ की सियासत का संदेश देशव्यापी होता है। अबू आजमी जैसे बड़े मुस्लिम नेता के साथ खड़े होकर अखिलेश पीडीए फॉर्मूला में एक को मजबूत कर रहे हैं।
ताकि 2027 में अल्पसंख्यक वोट को संदेश सीधा और साफ जाए। यूपी में 20% मुस्लिम मतदाता हैं। 30 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 43 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर्स होते हैं। करीब 150 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इन्हीं को साधे रखने के लिए अखिलेश एम मिशन में जुटे हैं। हालांकि उनके इस मिशन के सिपाही अबू आजमी खुद को खतरे में पा रहे हैं। गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन ही नहीं उठा पा रहा हूँ। गालियां दे रहे हैं, मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। कुल मिलाकर औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र से निकलकर अखिल भारतीय रूप ले चुका है, जिस पर आने वाले दिनों में बयानों के कई वीर सामने आएंगे और सियासी रंग जमाएंगे। अबू आजमी के जिस बयान को अखिलेश अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं, उस बयान से खुद अबू आजमी किनारा कर रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे को अभी और आगे ले जाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र की सियासत में अबू आजमी होने के मायने क्या हैं और क्यों इतनी विवादित शख्सियत होने के बावजूद उनके सियासी शेयर चढ़े रहते हैं, अब जरा वो समझिए। 2 मिनट का वीडियो, सामने अबू आजमी बैठे हैं और उनके ठीक पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगी है। ये तस्वीरें उस डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखी जा रही हैं जिस पर बीते 3 दिनों से अबू आजमी घिरे हैं और उन्हें इसकी कीमत विधानसभा सत्र से निलंबित होकर चुकानी पड़ी है। मैंने किसी महापुरुष को के बारे में कोई अपमानित बात नहीं किया या किसी ने महापुरुषों के साथ गलत किया उस पर भी मैंने कोई बात नहीं किया। मैंने तो सिर्फ जब बात हुई कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हुई तो मैंने जो भी हिस्ट्री में है, जो हिस्टोरिकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीजों को मैंने बताया कि उनके बारे में ये बातें हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते खुद अबू आजमी इस विधानसभा सत्र से साफ हो गए। बीजेपी फिलहाल इस मुद्दे के जरिए उनकी विधायकी पर भी तलवार चलाने की तैयारी में है। निलंबित करना ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज कही है, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। उनको भेज दो पाकिस्तान में। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी से बड़ा कोई इमोशन नहीं। खुद अबू आजमी जिस सीट से विधायक हैं, उसका नाम भी शिवाजी महाराज के नाम पर मानखुर्द शिवाजी नगर ही है। इसी सीट पर अबू आजमी साल 2009 से लगातार साइकिल दौड़ा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके बयान से सीधे मराठी अस्मिता को चोट पहुंची है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। मैं एक ही बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसी विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी मुस्लिम मोर्चा ने भी मुंबई में अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद के नारों के साथ उनके पोस्टर्स को पैरों तले कुचला गया। जिस औरंगजेब की शान में अबू आजमी ने तारीफों के कसीदे पढ़े थे, उस पर शिवाजी महाराज को अपमानित करने और उनके बेटे संभाजी महाराज की निर्मम हत्या के आरोप हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव से लेकर कई नेता अबू आजमी के साथ खड़े हैं। दरअसल बीते 2 दशकों में महाराष्ट्र की राजनीति में अबू आजमी सबसे बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर उभरे हैं। जिस महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं है, वहां पर भी अबू आजमी ने समाजवादी पार्टी की उपस्थिति दर्ज करवा रखी है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में जब बड़े बड़े किले ढह गए, तब भी अबू आजमी अपना किला बचाने में कामयाब रहे। जिस शिवाजी मानखुर्द से अबू आजमी विधायक हैं, वो मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन इस बार एनसीपी के नवाब मलिक से लेकर एआईएमआईएम के अतीक अहमद खान जैसे मजबूत मुस्लिम उम्मीदवारों ने अबू आजमी की चुनौती बढ़ाई थी। बावजूद इसके अबू आजमी ने 12,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। औरंगजेब की तारीफ अबू आजमी के विवादों का पहला पन्ना नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लड़कों से गलती हो जाती है कि बयान का बचाव कर चुके हैं। तब अबू आजमी ने लड़कियों और महिलाओं पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। कल हमने आपको जनहित में ही बताया था कि औरंगजेब भारतीय राजनीति का वो रक्त बीज है जो समय समय पर अचानक से जिंदा हो उठता है, देश की सियासत को गरमा देता है। हमने आज औरंगजेब पर आपके लिए ये रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। ये जानने की कोशिश की है कि आखिर औरंगजेब में ऐसा क्या है और देश में आज भी कितने औरंगजेब अलग अलग रूपों में जिंदा हैं।
ये महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजी नगर है। करीब 3.5 साल पहले तक इसे औरंगाबाद कहा जाता था। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदला। औरंगाबाद में औरंगजेब का मजार है। साल 2022 में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी इस मजार पर गए थे। खूब विवाद हुआ। 2023 में प्रकाश आंबेडकर भी औरंगजेब के मजार पर गए। असल में भारतीय राजनीति में औरंगजेब का नाम ही विवाद का प्रतीक माना जाता है। औरंगजेब, जिसे मुगल आक्रांता माना जाता है, जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर, काशी और वृंदावन के मंदिरों को ध्वस्त किया था। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के औरंगाबाद शहर का नाम भी औरंगजेब के नाम पर ही रखा गया था। 37 लाख की आबादी वाले संभाजी नगर में, जो कि पहले औरंगाबाद था, मुस्लिम आबादी करीब 21% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से ओवैसी की पार्टी के सांसद और विधायक चुने गए। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से यहाँ ओवैसी का अच्छा खासा प्रभाव है। इसीलिए ओवैसी दोनों भाई इस इलाके में विवादित बयानों के जरिए मुस्लिम वोटों की गोलबंदी के लिए जोर लगाते हैं। पिछले साल चुनाव के दौरान छोटे ओवैसी ने अपने विवादित 15 मिनट वाले बयान के लिए इसी शहर को चुना था। 45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी चर्चित किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मांध और पुरातन पंथी बादशाह के रूप में पेश किया। हालांकि औरंगजेब की कार्यशैली को लेकर इतिहासकारों की राय एक जैसी नहीं रही। औरंगजेब अकबर के बाद दूसरा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने करीब करीब आधी सदी 1658 से लेकर 1707 तक राज किया। भारत पर राज्य करने वाला छठा मुगल शासक था। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भेजा था। उसी के नाम पर औरंगाबाद शहर का नामकरण हुआ। औरंगजेब के नाम पर देश में सियासत होती है। 10 साल पहले दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया गया। तब एक अंग्रेजी अखबार ने औरंगजेब के नाम को लेकर रिपोर्ट बनाई, जिसके मुताबिक औरंगजेब के नाम पर देश में 176 शहर और गांव के नाम हैं। इनमें से 63 औरंगाबाद ही है। औरंगजेब के नाम पर सबसे ज्यादा 114 छोटे शहर और गांव यूपी में, महाराष्ट्र में 25 छोटे शहर और गांव औरंगजेब के नाम पर हैं। बिहार में 12 ऐसे छोटे शहर और गांव हैं जो औरंगजेब के नाम पर हैं। इनमें औरंगापुर, औरंगानगर, औरंगजेबपुर, औरंगाबर जैसे नाम शामिल हैं। बिहार में भी एक शहर का नाम औरंगाबाद है। इस शहर का औरंगजेब से सीधा क्या रिश्ता है, इसका प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि औरंगजेब के गवर्नर दाऊद खान ने इस शहर का नाम रखा था। औरंगाबाद का पहले नाम नौरंगा था। 2021 में कांग्रेस नेताओं ने औरंगाबाद नाम बदलने की मांग की थी। औरंगजेब इस वक्त भारतीय राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक का प्रतीक बन चुका है। यही वजह है कि अबू आजमी ने जब औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़े तो बवाल मच गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अबू आजमी के बयान पर विरोध सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, उनके चुनावी साथी भी अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। अब जनहित के दर्शकों को औरंगजेब के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देते हैं जिससे उनकी जानकारी और दुरुस्त होगी। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब नाम की किताब के मुताबिक साल 1644 की बात है, जब वो गुजरात का सूबेदार था। तब उसने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर में गो हत्या करवाकर उसे भ्रष्ट करवा दिया था। अपने शासनकाल की शुरुआत में औरंगजेब ने ओडिशा के सभी मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था, फिर चाहे झोपड़े के अंदर ही वो मंदिर क्यों ना हो। औरंगजेब के शासनकाल में 1665 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया। 1667 में दिल्ली के कालका देवी मंदिर को ध्वस्त किया। 1669 में काशी में विश्वेश्वर मंदिर को ढाया। 1670 में वृंदावन के गोविंद देव मंदिर को ध्वस्त किया गया। हाल यह था कि उसने हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर पाबंदी लगा दी थी। ना तो कोई नया मंदिर बनाया जा सकता था और ना ही पुराने मंदिर की मरम्मत करवाई जा सकती थी। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में सर यदुनाथ सरकार लिखते हैं, जिन पाठशालाओं में हिंदू शास्त्रों को पढ़ाया जाता था उसे औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए।
हिंदुओं के मेले पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही विशेष करों के जरिए हिंदुओं की उनकी कमर तोड़ने के लिए आर्थिक बोझ के तौर पर उनके ऊपर लगातार कर बढ़ाता हुआ चला गया। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और धर्म के नाम पर कट्टरता का काला अध्याय लिखा। बावजूद इसके धर्म के नाम पर महान बताने की कोशिश उसको लगातार की जाती रही। आगे बढ़ते हैं। बिहार में चुनाव होने हैं, लिहाजा औरंगजेब से बिहार भी अछूता नहीं रहा। वैसे यहां भी औरंगजेब के नाम पर एक शहर का नाम है, हालांकि अभी उसको लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन सत्ताधारी जेडीयू के नेता ने जिस तरह से औरंगजेब को महान बताया है, उसके बाद वहां पर भी विवाद होना तय है। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र से जो सियासी तूफान उठा है, यूपी के रास्ते उसने बिहार की सियासत में दस्तक दे दी है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब की शान में ज्ञान दिया। औरंगजेब एक राजा थे और उनके बारे में आइडियोलॉजिकल कोई बात अगर करना चाहता है कि औरंगजेब एक जालिम हुक्मरान था, तो हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी है जो लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं और जिन लोगों ने उन पे काम किया, वो सब तो यही बात कहते हैं कि जितना बड़ा जालिम आप साबित करना चाहते हो, उतने बड़े औरंगजेब जालिम नहीं थे। औरंगजेब निर्दयी शासक था या नहीं आपके नज़र में? बिल्कुल नहीं था। मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा शासक था। हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हो। खालिद अनवर वही नेता हैं जो अपने बयानों से सरकार की सिरदर्दी बढ़ाते रहते हैं। औरंगजेब के साथ उन्होंने अबू आजमी के निलंबन पर भी सवाल उठाए हैं। जेडीयू नेता का बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार में सीएम की कुर्सी को लेकर बीजेपी के साथ मामला फंसा हुआ है। औरंगजेब पर जेडीयू नेता की इस लाइन ने बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है। अगर बिहार में कोई लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, हम समझते हैं कि उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है उनके पक्ष में बोलना। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। बिहार की सियासत में वैसे तो औरंगजेब कभी मुद्दा नहीं बना, लेकिन जिस तरह से राजनीति गरमाई है, ऐसे में बिहार में इसका बवाल बढ़ सकता है, क्योंकि बिहार अभी चुनावी पिच पर है। क्या बिहार में आरजेडी से कांग्रेस का मोह भंग होता जा रहा है? क्या बिहार में भी कांग्रेस दिल्ली की तरह अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है? इन सवालों के पीछे है बिहार में कांग्रेस के बयानों का बवंडर, जिसके बाद से कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा। आरजेडी की युवा चौपाल में लगा ये पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं है, बल्कि चुनाव से पहले ही आरजेडी तेजस्वी यादव को महागठबंधन के सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। वो तेजस्वी को नीतीश का विकल्प बताने का प्रयास कर रही है। लालू यादव भी इसी सपने को जी रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में आरजेडी की साथी कांग्रेस लालू के लाल के सपने में अवरोध डालती दिख रही है। सीएम फेस पर अब तक जिस तरह का बयान बिहार में एनडीए के नेता देते आए हैं, अब उसी मिजाज की जुबानी पिच पर कांग्रेस भी बैटिंग करती दिख रही है। कह रही है चुनाव बाद तय करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जनता तय करती है कि कौन विधायक जीत के जाएगा। जब जीत के आएगा उसके बाद बैठ के हम लोग तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तेजस्वी के सीएम फेस वाले सपने को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई तो आरजेडी जुबानी मरहम प्लास्टर लेकर मैदान में उतर आई। राष्ट्रीय जनता दल तो बिहार का सबसे बड़ा दल है और तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा कि पिछले लोकसभा में भी स्टेयरिंग सीट पर किनको बैठाया? राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव जी को बैठाया। आरजेडी और कांग्रेस में मतभेदों वाली दरारें सिर्फ यही नहीं उभरती दिखी, बल्कि सीट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस ने अभी से फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 70 से कम सीटों पर लड़ने का सवाल ही नहीं है और अब कांग्रेस बिहार में बी नहीं बल्कि ए टीम बनकर राजनीति करेगी। फिर आप कहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया जी तय करें। हम लोग पिछला 70 पर लड़े तो उससे कम लड़ने का सवाल कहाँ पैदा होता है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है। मतलब साफ है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी को सीधा संदेश दे रही है कि उसे छोटा या कमजोर समझने की भूल न करें। ऐसे में आरजेडी ने भी कांग्रेस को नसीहत देने में देर नहीं लगाई। कोई कुछ बोले, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे हैं, चाहे शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करता है कैसे चलना है, कैसे लड़ना है और कैसे सरकार बनानी है। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव
मुख्यमंत्री हो, ये जनता ने तय कर लिया है। चुनावी पंडितों की माने तो बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं दिख रही। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। महागठबंधन में सबसे खराब स्ट्राइक रेट कांग्रेस का ही था। अगर ये नंबर बढ़ते तो महागठबंधन की सरकार भी बन सकती थी। ऐसे में आरजेडी अपने उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर सरकार बनाने की उम्मीदें बढ़ाना चाहती है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी से बेहतर रहा है। ऐसे में कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है। जहां भी चुनाव होते हैं वहां शुरुआत में 10-12 मुद्दे होते हैं, लेकिन पब्लिक रिस्पांस देखकर पार्टियां खुद इन मुद्दों की छटनी करने में लग जाती हैं और आखिर में 4-5 ही मुद्दे बाकी रह जाते हैं। दिल्ली में यमुना का मुद्दा चुनाव के ऐन पहले उठा, ऐसे ही अब बिहार में गंगा के प्रदूषण का मुद्दा भी उठ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 11 साल बाद सत्ता से हाथ धो बैठी तो मुद्दों में एक मुद्दा यमुना का प्रदूषण भी था। क्या बिहार में भी ऐसा संभव है? आरजेडी विधायक मुकेश यादव विधानसभा में गंगा जल की शीशी लेकर पहुंचे और नीतीश कुमार को लानतें देने लगे। कहा, बिहार में गंगा कितनी गंदी कर दी है आपने कि लोग उसमें नहा तक नहीं सकते। महोदय, हम पानी भी लाए हैं गंगा जल का और इसकी जांच करवा ली है, विधानसभा की कमेटी से जांच किया। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि भारत सरकार, राज्य सरकार जितनी भी राशि शहरों के नाले के पानी में शोधन में लगा रही है वह निसफल व्यय हो रहा है, क्योंकि पटना में अनेकों बड़े नाले सीधे गंगा नदी को प्रदूषित करते हैं। आरजेडी ने नीतीश सरकार को उसकी रिपोर्ट पर घेरा। बिहार स्टेशन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड BSPCB ने प्रदेश में 33 जगह गंगा के पानी के सैंपल लिए थे, जिसमें हर जगह गंगा में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया तय मानक से ज्यादा मिला। रिपोर्ट यह है कि गंगा में सीवेज का पानी बेरोक टोक जा रहा है। गंगा का पानी सिंचाई के योग्य तो है, लेकिन नहाने लायक बिल्कुल नहीं। मतलब बिहार में कहीं भी गंगा में डुबकी लगाना बीमारियों को न्योता देने जैसा है। गंगा के पानी में हर जगह खतरा है। सदन में मुद्दा उठा तो मंत्री ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की डिटेल दी, लेकिन डेडलाइन पर बोले कि ये लंबा काम है, वक्त तो लगता ही है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 32 बनने हैं, रातों रात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन सकता है, उसके बनने में कुछ समय लगता है। 32 बनने हैं, 13 बन गए, 32 बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर गंगा जल की शुद्धता में निरंतर सुधार होगा। विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और संकेत दिए कि गंगा के प्रदूषण का मुद्दा वो छोड़ेंगे नहीं, बल्कि चुनाव तक सरकार का पीछा करेगा। वैसे तो बिहार में जात पात, आरक्षण, भ्रष्टाचार जैसे ढेरों चुनावी मुद्दे हैं, फिर भी विपक्ष गंगा के प्रदूषण पर दाव लगा सकता है। 2525 किलोमीटर लंबी गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर लंबा सफर करती है और बिहार के 38 में से 12 जिलों से होकर गुजरती है। बिहार में गंगा बेल्ट के इन 12 जिलों में 79 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 34 सीटें अभी एनडीए के पास है और 45 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के दलों का कब्जा है। यानी बिहार के गंगा बेल्ट में महागठबंधन बीजेपी और जेडीयू से ज्यादा मजबूत है। अगर 2025 के बिहार चुनाव में विपक्ष ने गंगा मैया की पवित्रता को वैसा ही मुद्दा बना लिया जैसा दिल्ली में बीजेपी ने यमुना मैया को बनाया था, तो गेम बदल सकता है। रात के 9:30 बजने वाले हैं, वक्त हो चला है जनहित स्पेशल का। जनहित स्पेशल में आज बात बिहार की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कल सदन में एक बयान दिया। तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता को उन्हीं ने बनाया है। मतलब ये कि नीतीश ने दावा कर दिया कि लालू को नेता बनाने के पीछे नीतीश ही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश की इस दलील पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि नीतीश ने जो दावा किया, क्या वाकई उस दावे में दम है? क्या वाकई में नीतीश ने ही लालू को नेता बनाया? आज हमने जनहित स्पेशल के लिए इतिहास के पन्नों को खंगाला है, नीतीश के दावे का सच जानने की कोशिश की है, दोस्ती दुश्मनी को समझने की कोशिश की है। आप भी देखिए। लालू को जब भैंस नहीं कमजोर कर सका नहीं कौन होता नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। तुम अगर मुझको नेता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी।
लालू यादव भारतीय राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उनका ये अंदाज तब का है जब उनकी राजनीति का सिक्का चला करता था। लालू यादव अब सक्रिय राजनीति से दूर हो चुके हैं। हालांकि पार्टी का नेतृत्व अभी उनके हाथ में ही है। आज भी वो कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए मिलने जुलने निकलते हैं। हाजीपुर की तस्वीरें ताजा हैं। मुजफ्फरपुर जाने के रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोका था। लालू यादव की चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंगलवार को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान दिया। पहले वो बयान देखिए, उसके बाद पूरी कहानी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, नीतीश कुमार ने दावा किया है कि उन्होंने ही तेजस्वी के पिता लालू यादव को बनाया है। अब नीतीश का ये बयान सोशल मीडिया पर विवादों में है। आरजेडी के नेता सवाल उठा रहे हैं। नीतीश जी के लिए अब चिंता होती है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि वो व्यक्ति अब इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अरे आप तो लालू जी की टीम में थे। यू वर नोन एज लालू जी मैन। हम लोग तो उस समय बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन हमें पता है ना कि आप किधर गिने जाते थे। दर्शकों के लिए यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि लालू 1977 में सांसद बने, नीतीश 1989 में लोकसभा पहुँचे, लालू 1980 में विधायक बने और नीतीश 1985 में पहला चुनाव जीते। लालू अपना पहला चुनाव जीते थे, लेकिन नीतीश विधानसभा के शुरुआती 2 चुनावों में हार गए थे। अब सवाल यह है कि नीतीश जो दावा कर रहे हैं उन्होंने ही लालू को बनाया, तो उस दावे की हकीकत आखिर है क्या? साल 1988 में कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद नेता विपक्ष का चुनाव होना था। लोक दल के किसी विधायक को जिम्मेदारी देने की बात तय थी। अनूप लाल यादव, गजेंद्र हिमांशु जैसे दिग्गज इस कुर्सी के लिए दावेदार थे। तब पार्टी के 18 यादव विधायकों में 17 विधायक लालू के फेवर में नहीं थे। पार्टी ने तय किया था कि यादव बिरादरी के ही नेता को नेता विपक्ष बनाना है। उस वक्त लालू यादव और नीतीश बेहद करीबी दोस्त थे। युवा लोकदल के अध्यक्ष की हैसियत से नीतीश की पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से अच्छी ट्यूनिंग थी। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी किताब अकेला आदमी में लिखते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने संबंधों के जरिए गैर यादव विधायकों को लालू के पक्ष में एकजुट किया और उन्हें नेता विपक्ष की कुर्सी पर बिठाया। उस वक्त नेता विपक्ष की कुर्सी की कीमत इसलिए ज्यादा हो चुकी थी क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो भी विपक्ष का नेता होगा वो अगले चुनाव में सीएम की कुर्सी का हकदार होगा। नीतीश की इस मुहिम का नतीजा रहा कि लालू नेता विपक्ष बने और 1990 में जब जनता दल को बिहार में बहुमत मिला तो लालू को सीएम बनवाने के लिए नीतीश ने मुहिम शुरू की। 1990 में जब बिहार में जनता दल को बहुमत मिला तो सीएम की कुर्सी के 2 अहम दावेदार उभरे। पहला नाम रामसुंदर दास का था, दूसरा नाम लालू यादव का। तब जनता दल का राष्ट्रीय नेतृत्व खासकर बीपी सिंह रामसुंदर दास को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन दूसरा खेमा तैयार नहीं था। उस वक्त नीतीश कुमार चंद्रशेखर के गुड बुक में थे और लालू यादव को सीएम बनाने के लिए उन्होंने चंद्रशेखर को मनाया। नतीजा हुआ कि विधायक दल के चुनाव में रघुनाथ झा को तीसरे उम्मीदवार के रूप में उतारा गया, जिन्होंने सवर्णों का वोट काटकर रामसुंदर दास को हरवा दिया और लालू यादव सीएम बन गए। नीतीश की मदद से लालू सत्ता के सिंहासन पर बैठ गए थे, लेकिन दोनों लंबे समय तक साथ नहीं रह पाए। साल 1993 में लालू और नीतीश के बीच सियासी मतभेद इतने गहरे हो गए कि 1994 में नीतीश ने लालू से अलग होकर समता पार्टी नाम की पार्टी ही बना डाली। 1994 से 2014 तक लालू और नीतीश एक दूसरे के सियासी विरोधी रहे, लेकिन 2015 के चुनाव से पहले दोनों ने दुश्मनी भुला दी, हाथ मिला लिया। 2015 में नीतीश और लालू ने मिलकर सरकार बनाई। लालू के बेटे तेजस्वी की सियासी लॉन्चिंग भी उन्हीं के नेतृत्व में हुई। लेकिन अब तेजस्वी क्या कह रहे हैं उसको भी सुनते चलिए। लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना लालू जी को। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उनके पार्टी को बचाकर।
नीतीश के ताज़ा बयान के विवाद के बाद लालू यादव का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इसमें लालू यादव से सवाल पूछा गया था कि आपको बनाने में नीतीश कुमार का कितना योगदान था। बहुत योगदान था, क्योंकि अनूप लाल यादव और उधर के कुछ लोग उस जगह के लिए उम्मीदवार बन गए थे, तो लड़कपन में मैं लड़ गया इस बात को लेकर, तो उसमें नीतीश का बहुत बड़ा योगदान था। छात्र राजनीति में भी हम सब एक साथ थे। जेपी मूवमेंट के वक्त 1974-75 के आसपास ही लालू और नीतीश में जान पहचान हो चुकी थी। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन में सब साथ थे। लालू और नीतीश की दोस्ती छात्र राजनीति के वक्त से थी। लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति में सक्रिय थे। नीतीश कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष थे। यूनिवर्सिटी के चुनाव में नीतीश ने नरेंद्र सिंह, शिवानंद तिवारी, वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे नेताओं की मदद से लालू को जिताने में अहम भूमिका निभाई। अब किसने क्या किया, इसका फैसला आप कीजिए। फिलहाल बिहार की राजनीति दिलचस्प हो चुकी है। तेजस्वी की तरफ से नीतीश कुमार को बूढ़ा बताया जा रहा है। पोस्टर लगाकर निशाना साधा जा रहा है। जवाब में जेडीयू नीतीश को अनुभवी बताकर आरजेडी पर पलटवार कर रही है। कभी नरम कभी गरम एक दूसरे पर दोनों ही नेता होते रहे हैं, लेकिन भविष्य की राजनीति इनकी क्या होगी मौजूदा वक्त में इसको कहना काफी ज्यादा मुश्किल। कभी दोस्त बन जाते हैं तो कभी सियासी दुश्मन। बिहार से लेकर आते हैं अब आपको उत्तर प्रदेश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कल सदन में एक बयान दिया। सीएम योगी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं क्या वाकई में सीएम योगी ने जो दावा सदन के पटल पर किया है वो सही है। हुआ ये कि सीएम योगी ने महाकुंभ में एक नाविक के करोड़ों में कमाने का आंकड़ा पेश किया। हमने योगी के दावे का सच जानने की कोशिश की है। भव्यता और दिव्यता को समेटे महाकुंभ का महापर्व खत्म हो चुका है और अब सामने आ रही है आस्था के अर्थशास्त्र की वो कहानियां जो हैरान करती हैं। महाकुंभ से आप स्नान करके लौटे हैं तो संगम में नाव की अद्भुत तस्वीरें आपके जहन में जिंदा होंगी। अगर कुंभ नहीं गए थे तो टीवी पर ये तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। मंगलवार को सदन में सीएम योगी ने महाकुंभ की नाव वाली सक्सेस स्टोरी का जिक्र किया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। सीएम योगी के इस दावे को लेकर सोशल मीडिया परीक्षण होने लगा। आस्था के संगठित पर सवाल पूछे जाने लगे, इसलिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हमारे रिपोर्टर मोइन खान प्रयागराज में एक निषाद राज परिवार से मिले। ये पिंटू महरा हैं। अरेल इलाके में इनका परिवार रहता है। मोइन ने जब बात की तो पिंटू ने बताया कि करीब 100 लोगों का परिवार है। परिवार में कुल 130 से 135 नाम हैं। पिंटू ने सीएम योगी के सदन में किए गए दावे पर मुहर लगाई। हालांकि वो आंकड़ा नहीं दिया जो योगी ने सदन में दिया। हम लोगों ने नाव बनवाया, नाव चलवाया, हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने बहुत पैसा कमाया, सभी ने बहुत पैसा कमाया जो कभी देखे नहीं थे इतना पैसा। और ये गंगा माता का महाप्रसाद था। अब हम ऐसे नहीं बता पाएंगे क्योंकि सभी का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। बहुत पैसा हम लोगों ने कमाया, सभी ने कमाया। और हम चाहेंगे कि योगी जी प्रधानमंत्री बने, इससे भी भव्य कुंभ कराएं। पिंटू ने महाकुंभ से पहले 70 नावें बनवाई थी। उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई। हालांकि महाकुंभ के दौरान ज्यादा पैसे लिए जाने के आरोप भी श्रद्धालुओं की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन कुंभ में लोगों ने दिल खोलकर खर्च किया, गंगा मैया को चढ़ावा चढ़ाया। महरा परिवार में हर कोई खुश है। सीएम योगी की तारीफ में शब्द कम पड़ रहे हैं। परिवार अखिलेश यादव के उठाए गए सवालों को गलत बता रहा है। जो हुआ सब अच्छे से हुआ। होगी मोदी के जितना तैयारी जब बढ़िया करें वैसे नहान हुआ, खूब अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत नहीं। महाकुंभ में कमाई की ये महज एक केस स्टडी है। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जो महाकुंभ की मिट्टी से निकले हैं। चंदन टीका लगाने वाले से लेकर चाय और दातून बेचने वालों ने भी खूब कमाई की है। महाकुंभ ने यूपी की अर्थव्यवस्था में
3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का योगदान किया है। चलिए, योगी आदित्यनाथ के बाद बात अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती की। उनके कुछ फैसलों के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मायावती कंफ्यूजन का शिकार हो गई हैं या फिर उनके फैसले उनके रणनीति का अहम हिस्सा हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो अच्छा नहीं है। पारिवारिक विवाद हैं, वो किसी को भरोसा नहीं कर पा रही हैं। इससे कहीं ना कहीं बहुजन जो वोटर है उसका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए, तमाम चीजें हैं जनता के पब्लिक डोमेन पे, सब आप लोग देख ही रहे हैं। इन सवालों के पीछे बीते 3 दिनों में मायावती के अपने ही परिवार पर फेंके गए फैसलों के 2-2 बाउंसर। उसी के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीएसपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा। आज के दिन में सलाहकार बहुत आवश्यक है। मैं इतने कहूंगा कि बहन जी को हिदायत की सलाहकार बदल दें। मायावती ने 2 मार्च को अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाकर भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन 3 दिन बाद ही मायावती ने आनंद की भी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से विदाई की खबर सुना दी और रणधीर बेनीवाल को नया नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। मायावती ने तर्क दिया कि आनंद कुमार पार्टी उपाध्यक्ष के साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी नहीं चाहते थे। आगे बढ़ते हुए अब लेकर चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां कल प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंड पहुंचने से पहले ही पीएम मोदी ने राज्य को दी है बड़ी सौगात। अब केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन पाकर धन्य होना और भी आसान होने जा रहा है। बाबा के दर्शन के लिए पैदल, घुड़सवारी और हेलीकॉप्टर यात्रा के बाद चौथा रास्ता भी खुल गया है, जिसके तहत केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ धाम के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। ये रोपवे श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक ले जाएगा। इस रोपवे प्रोजेक्ट की लागत 4000 करोड़ से ज्यादा की है। 8 से 9 घंटे की पैदल यात्रा घटकर 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। एक बारी में एक तरफ से 1800 श्रद्धालु जा सकेंगे। एक दिन में 18,000 के करीब श्रद्धालुओं के रोपवे से यात्रा का अनुमान है। सिख श्रद्धालुओं के लिए भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक के लिए रोपवे का ऐलान हुआ है। उत्तराखंड की इकोनॉमी में धार्मिक पर्यटन का योगदान सबसे ज्यादा है। ऑल वेदर रोड और रोपवे प्रोजेक्ट से इसे और रफ्तार दी जा सकती है। दोनों रोपवे प्रोजेक्ट सांसद अनिल बलूनी के संसदीय क्षेत्र में आते हैं। ऐलान के बाद उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया। इन योजनाओं का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब पीएम मोदी अगले कुछ घंटों में हर्षिल के मुखवा गांव में होंगे। मुखवा गांव को मां गंगा का मायका कहा जाता है। शीत प्रवास के दौरान मां गंगोत्री मुखवा में स्थानांतरित हो जाती हैं। चारों धाम के कपाट बंद हो जाने के वक्त शीतकालीन प्रवास को विकसित करने की भी तैयारी हो रही है, ताकि साल भर श्रद्धालु देवभूमि पधारते रहे। पीएम का ये दौरा इस पहल का श्री गणेश माना जा रहा है। भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं। देश की खबरों से आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं अमेरिका। बात डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे, लेकिन डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप की। दोस्त बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बस उसी उसूल पर चलकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर भी 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। तो क्या पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का कोई अर्थ नहीं निकला? तो क्या मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री का फॉर्मूला बदल गया है? तो क्या अमेरिका भारत से दिल नहीं डील की बोली बोलेगा? अमेरिकी कांग्रेस के नए सेशन में राष्ट्रपति ट्रंप का यह पहला भाषण था। ट्रंप ने ऐलान किया कि उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में भारत के लिए भी स्पेशल डिस्काउंट नहीं है। 2 अप्रैल से भारत पर भी उतना ही टैरिफ लगेगा जितना भारत अमेरिका पर लगाता है। India charges us auto tariffs higher than 100%. This system is not fair to the United States and never was. ट्रंप के भाषण में अकड़ थी। कई डेमोक्रेट सांसद उठकर चले गए, लेकिन ट्रंप बोलते रहे। कहा, अमेरिका अब दोस्तों के लिए भी उतने ही दरवाजे खोलेगा जितने वो अमेरिका के लिए खोलेंगे। I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. April 2nd
reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal. और अब आज का जनहित मंत्र। सुखी जीवन का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। सुख का गणित व्यक्ति को खुद लगाना पड़ता है। जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे ही अपनी पसंद बना लो। यही दो तरीके हैं जिससे आप खुद को संतुष्ट और सुखी रख सकते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।